कौन आया होगा अभी? हाँ, मैं आ रही हूँ, जरा रुको। कौन हो तुम? मैडम, आपका कोरियर आया है, यहाँ साइन कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू बेटा। राधिका, राधिका बेटा, तुम्हारी नाम की कोरियर आया है। आई माँ। ए लो तुम्हारी कोरियर। मेरी नाम की कोरियर आया है? किसने भेजा है माँ? इसे खोल के तो देख, तब पता चलेगा। हाँ माँ, आप ठीक कह रहे हो। उसके बाद राधिका कोरियर खोलकर उसे पढ़ती है। माँ, मुझे जॉब मिल गई है। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। कंग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू माँ। राधिका, तुझे ये जॉब टीवी से मिला है? नहीं माँ, मुझे ये जॉब क्लब मूनलाइट से मिला है। ये तो कोई होटल का नाम लगता है ना बेटा? हाँ माँ। राधिका, अब तुम होटल में गाने वाली हो? माँ, होटल मूनलाइट कोई छोटा मोटा होटल नहीं है, बहुत बड़ा और अच्छा होटल है। उनका एक क्लब है जो नाइट में ओपन रहता है, इसलिए उनको नाइट क्लब भी कहा जाता है। वहाँ पर मुझे जॉब मिली है माँ। लेकिन बेटा, तेरा क्लब में इस तरह गाना गाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जॉब तेरे लिए ठीक नहीं होगा। तू कहीं और जगह पे जॉब के लिए ट्राई कर। माँ, ये आप क्या कह रहे हो? आपको पता है, आजकल सभी बड़े बड़े आर्टिस्ट होटल और क्लब में भी अपना प्रोग्राम करते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ऐसे भी वहाँ बहुत बड़े बड़े और अच्छे घराने के लोग आते हैं प्रोग्राम देखने के लिए। ये सब तो ठीक है राधिका, लेकिन मुझे वो क्लब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर आज तेरी पापा जिंदा होते तब भी वो वही कहते जो मैं कह रही हूँ। वो तुझे क्लब में काम करने की कभी इजाजत नहीं देते बेटा। माँ, बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात जरूरत की है। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है माँ। पापा की मौत के बाद आप कितने मुश्किलों से मुझे पाल पोस कर बड़ा किए हैं। आप भी जानते हो माँ कि मुझे ये जॉब की कितनी जरूरत है। मैं आपको वादा करती हूँ माँ, जब कोई अच्छा सा जॉब मुझे मिल जाएगा तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। तब देव वहाँ पर पहुँचता है। नमस्ते आंटी, ऐसे आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? जीते रहो बेटा। राधिका, अब तो देव भी यहाँ है, उसका भी राय ले ले। क्या बात है आंटी? होटल मूनलाइट से राधिका के लिए अपॉइंटमेंट आया है। आज ये सिंगर राधिका को उनकी नाइट क्लब में गाना गाना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी राधिका यही जॉब करना चाहती थी, क्यों राधिका? हाँ देव, तुम सच कह रहे हो। आज रात 8 बजे मेरी होटल के ओनर के साथ मीटिंग है जॉब को लेकर। ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन राधिका। सुनो, आज मैं 2 दिन के लिए नागपुर जा रहा हूँ। नागपुर? क्यों जा रहे हो? अरे, मैं एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ। वहाँ एक ब्रिज का काम चल रहा है, लेकिन वहाँ ब्रिज में दरार पड़ने का खबर मिला है, इसलिए जाना पड़ेगा। अब तो क्या हालत बन गई हमारे देश की। ब्रिज, सड़क, डैम, इमारत, हॉस्पिटल सब बनते बनते गिर जाती है। खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम्हें जॉब के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट। अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करते रहना। अब मैं आता हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना देव। उसके बाद देव नागपुर के लिए निकल पड़ता है। शाम होने पर राधिका ठीक 8 बजे होटल की ओनर राजीव माथुर से मिलती है। राजीव जी राधिका की सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। सर, मैंने भारतीय संगीत विद्यालय से म्यूजिक की पीएचडी की है और मैंने पॉप म्यूजिक भी सीखा है सर। तुम्हारी सर्टिफिकेट भी तुम्हारे बारे में सब कुछ बता रहा है राधिका। तुम एक खूबसूरत पर्सनालिटी की मालिक हो। देखो राधिका, अब तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सर्टिफिकेट सब देख लिया। अब मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। ठीक है सर। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इसी जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इसी जन्म
मुलाकात हो ना हो, लग जा गले गले। वाह, बहुत मीठी आवाज है तुम्हारी राधिका, मुझे बहुत पसंद आया। देखो राधिका, तुम्हारे पहले यहाँ जो सिंगर थी मैंने उसे 40,000 महीने देता था, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी और आवाज को देखकर मैंने तुम्हें महीने 50,000 देने का फैसला किया है। आगे तुम्हारी मर्जी। इसमें मैं क्या कहूँ सर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत थी। थैंक यू मुझे ये जॉब देने के लिए। इसे सर, मैं कब से जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ? कल से ही तुम जॉब ज्वाइन कर सकती हो। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, मैं कल से ज्वाइन कर लूंगी। उसके बाद राधिका घर चली आती है। माँ, मेरी जॉब पक्की हो गई है। होटल के ओनर राजीव सर को मेरी आवाज बहुत पसंद आया है। उन्होंने मुझे महीने में 50,000 देने की तय किए हैं माँ, और कल से मैं उनकी नाइट क्लब में गाना गा सकती हूँ माँ। क्या हुआ माँ, आप खुश नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है राधिका, तुझे जॉब मिल गई, तू खुश है तो मैं खुश कैसे नहीं रहूंगी? तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है बेटा। बस मुझे तेरी चिंता हो रही है। एक तो तुझे क्लब में जॉब मिला है और ऊपर से नाइट शिफ्ट। इस बात को सोच सोच कर थोड़ा परेशान लग रहा है बेटा। आप चिंता मत कीजिए माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ माँ। आप ज्यादा टेंशन मत होइए। आप चलिए, बहुत रात हो चुकी है, आप सो जाइए। उठिए माँ। उसके बाद राधिका की माँ सो जाती है। तब देव का कॉल आता है। हेलो देव, तुम नागपुर ठीक से पहुँच गए ना? हाँ, मैं पहुंच गया। तुम बताओ, तुम्हारा होटल की ओनर मिस्टर राजीव के साथ मीटिंग कैसा रहा? मीटिंग तो बहुत अच्छी रही देव। उन्होंने मुझे महीने 50,000 देने का तय किए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अच्छी सैलरी के साथ साथ तुम्हारी पसंदीदा जॉब भी मिल गया। अब तो तुम बहुत खुश हो ना? खुश तो मैं बहुत हूँ देव, लेकिन माँ खुश नहीं है। उन्हें मेरी क्लब में देर रात तक काम करना पसंद नहीं है। माँ की उदासी को देखकर मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मैं ये जॉब छोड़ नहीं सकती देव, इस जॉब की मुझे बहुत जरूरत है। तुम चिंता मत करो, मैं जब नागपुर से लौटूंगा तब मैं आंटी को समझाने का कोशिश जरूर करूंगा। अब रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। और हाँ, कल के लिए तुम्हें फिर से ऑल दी बेस्ट। थैंक यू देव, बाय। उसके अगले दिन राधिका होटल मूनलाइट की नाइट क्लब में पहुंचती है। वो वहाँ पर मेकअप रूम में मेकअप हो रही थी। तब उसने किसी परछाई को उसकी पीछे जाते हुए महसूस किया। कौन है? कौन है यहाँ? सुनो, तुमने यहाँ किसी को मेकअप रूम से जाते हुए देखा? नहीं तो मैडम, मैं तो यहाँ कितनी देर से खड़ा हूँ। मैं मेकअप रूम में किसी को बाहर आते हुए नहीं देखा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। शायद ये मेरी वहम होगा। उसके बाद राधिका गाना गाने क्लब की स्टेज पर जाती है। वो गाना गाना स्टार्ट करती है। बाहों में चलो, बाहों में चलो, हमसे सनम क्या पर्दा, वो हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चलो, हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। जब वो गाना गाती है तब उसकी आवाज इको होती है, मानो जैसे कोई और भी उसके साथ गा रहा हो। क्लब में मौजूद सभी ऑडियंस राधिका की आवाज को पसंद करके तालियां मारने लगते हैं। एक्सक्यूज मी, जब मैं वहाँ गा रही थी तब आपने आपके मिक्सचर से मेरी आवाज को इको क्यों किया? अरे नहीं मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप ही ऐसा गा रही थी। आप दो दो आवाज के साथ कैसे गा लेती हो? इट इज रियली वंडरफुल। बेस्ट ऑफ लक मैडम। थैंक यू। ये कैसे हो सकता है?
मैंने तो दो दो आवाजों में कभी गाना गाना सीखा ही नहीं है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? प्रोग्राम खत्म होने के बाद राधिका घर आकर सो जाती है। उसकी अगले दिन उसकी माँ उसे उठाती है। राधिका बेटा, ये देख, अखबार में तेरी तस्वीर छपी है। उसमें ये लिखा है कि तू दो दो आवाजों में गाना गाती है। लोगों को तेरी गाना बहुत पसंद आई। देख, मुझे एक बात समझ में नहीं आई बेटा, कि तू एक ही समय पर दो दो आवाज करके कैसे गा पाई? माँ, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आई कि ये कैसे हुआ। लोगों को लग रहा था कि ये मैं गा रही हूँ, इसलिए वो लोग मेरी आवाज सुनकर तालियां बजा रहे थे, लेकिन मैं हैरान थी कि ये कैसे हो रहा है। वो दूसरी आवाज मेरी नहीं थी माँ, मेरे साथ वहाँ कोई और भी गाना गा रहा था। तुमने देखा था उसको गाना गाते हुए? नहीं माँ, मैंने वहाँ पर किसी को मेरे साथ गाना गाते हुए नहीं देखा, मैं अकेली गा रही थी। ये कैसे हो सकता है राधिका? तू कह रही है कि वहाँ तेरे अलावा और कोई नहीं था गाना गाने के लिए, तो फिर दो दो आवाजें कहाँ से आ रही थी बेटा? पता नहीं माँ, हो सकता है उस म्यूजिक रूम से कोई लड़की गाना गा रही हो और मेरी नजर उस पर पड़ी ना हो, और वहाँ मौजूद लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि मैं दो दो आवाजों से गाना गा रही हूँ। कुछ पता नहीं माँ, एक तो वहाँ पर लाइट इतनी डिम होती है और मेरा पहला दिन भी था। खैर छोड़ो माँ, जो भी हो, मेरा पहला दिन बहुत अच्छा सा गया। लोगों को मेरी आवाज बहुत अच्छी लगी माँ। आई एम सो हैप्पी माँ। मेरी बच्ची ऐसे ही हमेशा खुश रहा कर। शाम होने पर राधिका आज भी गाना गाने के लिए होटल मूनलाइट जाती है। राधिका, ये तुम्हारे लिए। ये सब क्यों सर? तुम्हें पता नहीं क्या हंगामा हो गया? तुम तो एक ही रात में स्टार बन गई राधिका। सबकी जुबान पर बस तुम्हारा ही नाम है। इतनी पब्लिसिटी मिली है तुम्हारी प्रोग्राम को कि आज सुबह से सारी टेबल बुक हो गए। तुमने तो कमाल ही कर दिया राधिका। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। ऐसे राधिका, देखा जाए तो इस तारीफ की थोड़ी सी हकदार मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हारी गाना सुना और तुम्हें सिलेक्ट कर दिया। अब मैं फक्र से कह सकता हूँ कि राधिका मेरी खोज है। अब तो अखबार वाले तुम्हारे साथ साथ मेरा भी इंटरव्यू लेंगे, इसलिए तुम्हें मेरी दावत कबूलना ही पड़ेगा। दावत? कैसी दावत? अरे तुम तो हैरान हो गए। दावत मतलब जरा बैठेंगे, खाना वाना साथ में खाएंगे, गपशप करेंगे और जानेंगे तुम्हारे बारे में। तुम बड़ी कमाल की आर्टिस्ट हो। अब तुम्हारे लिए मेरे दिमाग में बहुत बड़ी स्कीम है। मैं कुछ समझी नहीं सर। समझने की जरूरत अभी नहीं है राधिका, तुम देखना मैं तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचाऊंगा। सर, मेरी प्रोग्राम का समय हो रहा है और मुझे रेडी भी होना है। हाँ, तुम जाओ, हम बाद में कभी बात करेंगे। पता नहीं वो कौन है जिसकी वजह से लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। तब अचानक से एसी ऑन हो जाती है। एसी तो अभी बंद था, ये अचानक से चालू कैसे हो गया? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तब फिर से राधिका को लगा कि कोई उस कमरे में है। कौन है? कौन है यहाँ? मेरे सामने आओ। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कोई तो है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद राधिका गाना गाने क्लब की स्टेज में जाती है। आज भी उससे दो दो आवाजों में गाना गाता हुआ सुनाई देती है। वहाँ पे मौजूद सबने तालियों से राधिका की तारीफ कर रहे थे, लेकिन राधिका हैरान और चुप थी। राधिका अपनी प्रोग्राम खत्म करके जब होटल से बाहर आ रही थी, तब उसने फिर से एक परछाई को देखती है। वो परछाई अब उसकी पीछा करने लगती है। राधिका डर के मारे एक टैक्सी में बैठकर देव के घर जाती है। देव, दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे राधिका, तुम इस वक्त अंदर आओ। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? थैंक्स गॉड देव कि तुम नागपुर से वापस आ गए। मैं तो रास्ते भर ये सोच रही थी कि तुम नागपुर से वापस आए होंगे या नहीं, और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। मैं तो आज शाम को वापस आ गया था। ऐसे तुम्हें तुम्हारी कल की कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। मेनी कंग्रेचुलेशंस। तुमने तो स्टेज में धमाल मचा दिया है। तुम्हारी प्रोग्राम सारी अखबारों की हेडलाइन बन चुकी है। अरे काय की कंग्रेचुलेशन, तुम बेकार में मेरी तारीफ कर रहे हो। राधिका, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? एक काम करो, तुम यहाँ आराम से बैठो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है देव कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। मेरी बात सुनने के बाद तुम मेरी विश्वास करोगे या फिर नहीं? तुम पहले बताओ तो सही, बात क्या है? आज तो मैं अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखकर बहुत खुश था। मुझे ये लग रहा था कि तुम भी खुश होगी, लेकिन तुम तो परेशान हो। बताओ राधिका, बात क्या है? देव, जिस वजह से लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं वही मेरी परेशानी का कारण बन चुकी है। लेकिन इसमें परेशानी क्या है? लोग मेरी तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि मैं एक साथ दो दो आवाजों में गाना गाती हूँ। हाँ राधिका, सारी अखबारों में यही खबर आई है। तुमने दो दो आवाज में गाना गाना कब सीखा? मुझे तो इस बारे में बता ही नहीं। इस बात पर तो मैं हैरान हूँ। मैं एक साथ दो दो आवाजों में गाना नहीं गाती देव, इसमें सिर्फ एक आवाज मेरी है। क्या? तो फिर दूसरी आवाज किसकी है? मुझे ये सब नहीं पता देव। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ स्टेज में कोई और भी गाना गाता है, लेकिन वो मुझे कभी दिखाई नहीं देता। ओह कम ऑन राधिका, मजाक करना बंद करो। ये मजाक नहीं है देव, मेरी बातों का विश्वास करो। कल तक तो मुझे सिर्फ आवाज सुनाई देती थी, लेकिन आज तो मैंने साफ साफ महसूस किया कि मेरे साथ स्टेज पर कोई है। मैंने एक परछाई भी देखी जो होटल में मेरा पीछा कर रहा था। वो परछाई किसका था? वो कौन है? पता नहीं देव, वो एक साया सा है। अरे यार, वो एक नाइट क्लब है। इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पर, और तुम्हारे साथ स्टेज पर म्यूजिक बजाने वाले लोग भी होंगे। जो तुम महसूस करती हो वो सब भी वही महसूस करते होंगे। यही तो सबसे बड़ी परेशानी के कारण है देव। जो मैं महसूस करती हूँ वो सब महसूस नहीं कर पाते हैं। मैं पूछा था कुछ लोगों को, सब कहते हैं कि ये मैं ही कर रही हूँ। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग की बात है। तुम्हारी बात मानने के मुझे कोई वजह नजर नहीं आती। अब इस वजह को कैसे साबित करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है देव। देखो राधिका, मेरा ख्याल है उस नाइट क्लब की लाइटनिंग वो माहौल हो सकता है। लाइट और शेड में ऑडियंस के बीच तुम दो दो आवाज में तो गाना गा दिया, लेकिन तुम अपनी सामर्थ्य पर बिल्कुल अनजान हो। ऐसा कैसे हो सकता है देव? मेरे लिए ये बात साबित करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है, और कोई मेरी बातों को समझ ही नहीं रहा है। कितनी अरमानों के साथ मैं तुम्हारे पास आई थी, तुम भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हो। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं जॉब छोड़ देती हूँ। अरे राधिका, ऐसा मत करना, ये तो बहुत बेवकूफी होगी। तो फिर मैं क्या करूँ? एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ कल नाइट क्लब में जाऊंगा। देखो तो सही, जो तुम्हें नजर आता है वो दूसरों को नजर क्यों नहीं आता। हाँ, यही ठीक रहेगा। काफी रात हो गया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आंटी परेशान हो रही होंगी। हाँ देव, चलो, बहुत लेट हो गया है। रात की 3 बज रहे हैं और अभी तक राधिका घर नहीं लौटी। उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा है। बाहर जाकर देखना पड़ेगा मुझे। तब देव और राधिका वहाँ पर पहुँचते हैं। देव, राधिका तुम्हारे साथ? मैं तो परेशान हो गई थी। इतनी रात हो गई है और राधिका घर नहीं पहुँची। आंटी, राधिका क्लब से घबराई हुई मेरे घर आई थी। क्या हुआ राधिका? बोल बेटा। माँ, फिर से वही सब हुआ, और आज तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाजू में खड़ा होकर कोई गाना गा रहा हो। पता नहीं लोगों ने ये महसूस किया कि नहीं जो मैंने महसूस किया। और तो और मैंने वहां पर एक परछाई को भी देखा जो मेरा पीछा कर रहा था। मैं कितनी डर गई थी माँ, इसलिए मैं देव की घर चली आई उसे बताने के लिए। बेटा देव, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं आंटी, ये सब कुछ नहीं है। ये सब राधिका की भ्रम है। ये मेरा वहम है? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कह रहे हो कि ये मेरा वहम है? राधिका, अब तो ये तय हो गया कि कल मैं तुम्हारे साथ क्लब जा रहा हूँ। वहाँ जाकर सच्चाई का पता लग सकता है। ओके? उसके अगले दिन देव राधिका के साथ होटल मून लाइट जाता है। राधिका स्टेज पर जब गा रही थी तब दो दो आवाजों में लोगों को गाना सुनाई देती थी। देव वहाँ राधिका की कुछ तस्वीर खींचता है। राधिका, तुमने तो सच में बहुत अच्छी तरह से गाना गाती हो। देव, आज फिर से मैंने वो परछाई देखी। वो मेरे पास खड़ी थी। तुम भी उसे देखा ना? नहीं राधिका, मैंने तो किसी को तुम्हारे पास गाना गाते हुए नहीं देखा है। स्टेज पर सिर्फ तुम ही गाना गा रही थी। मैंने सिर्फ तुम्हें ही देखा है। देव, ये कैसे हो सकता है? तुमने सच में कुछ नहीं देखा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए मैंने कुछ फोटो क्लिक किए हैं। चलो घर जाकर देखते हैं, काफी लेट हो गया है।
घर पहुंचकर देव और राधिका टैबलेट में उठाई हुई फोटोज देखते हैं। वो फोटो देखकर हैरान हो जाते हैं। देखो देव, मैं इसी परछाई की बात कर रही थी। अब तो तुम्हें मेरी बातों का यकीन हो गया होगा ना? हाँ राधिका, तुम ठीक कह रही थी। जिसको मेरे आंखों ने देख नहीं पाया उसको मेरा कैमरा ने कैच कर लिया। राधिका, अब मुझे पता चला कि तुम्हारा ये भ्रम नहीं है, हकीकत है। लेकिन एक जिसका भी साया है वो कौन है? ये मैं नहीं जानती देव, लेकिन ये जो कोई भी है एक सिंगर है, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाती है। मैं अब क्या करूं देव? राधिका, ये सब देखकर मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम ये जॉब छोड़ दो, क्योंकि इंसान इंसान का मुकाबला कर सकता है, एक साया के साथ नहीं। हमें ये भी तो पता नहीं कि वो साया तुमसे क्या चाहती है, वो तुम्हें क्यों महसूस कराती है कि वो है। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए तुम ये जॉब छोड़ दो। तुम आज रेजिग्नेशन लेटर दे दो। तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं जानबूझकर अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। उसके अगले दिन शाम को राधिका रेजिग्नेशन देने होटल मूनलाइट जाती है। राधिका, रुक जाओ। कौन है? कौन है यहाँ? कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों मेरा पीछे पड़े हो? क्यों परेशान करते रहते हो मुझे? सामने क्यों नहीं आते? प्लीज सामने आओ, मैं कहती हूँ, तुम सामने आ जाओ। कौन हो तुम? मैं संजना हूँ। मैं वही हूँ जिसकी आवाज तुम्हारी आवाज के साथ मिलती है तो लोग तालियां बजाते हैं। मैं वही हूँ जो तुम्हें हमेशा साया के रूप में नजर आती हूँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तुमसे क्या चाहती हूँ ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस होटल के ओनर राजीव तुमसे क्या चाहता है। अरे क्या चाहता है वो मुझसे? मैं इस क्लब में सिर्फ गाना गाने के लिए रखी गई हूँ। मैं यहाँ गाना गाती हूँ और उसकी मुझे तनख्वाह मिलती है, बस। सिर्फ गाना नहीं राधिका, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। इस क्लब में जो कुछ भी होता है वो दुनिया की नजर में पट्टी बांधने की एक साजिश है। साजिश? कैसी साजिश? मुझे इसमें कोई साजिश दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि साजिश तो मुझे तुम्हारी इन्हीं बर्तावों में दिखाई देती है। एक छलावे की तरह आती हो तुम, कभी दिखाई देती हो, कभी दिखाई नहीं देती। इसके पीछे क्या राज है, ये तो बताओ मुझे। इस राज का शिकार कुछ दिनों के बाद तुम भी हो जाओगी राधिका। कभी तुम्हारी तरह मैं भी इसी क्लब में गाना गाती थी। तुम यहाँ गाना गाना क्यों छोड़ दिया? राधिका, अब तुमने काम का सवाल पूछा है, यही बताने के लिए तो मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। कभी मैं भी तुम्हारी तरह इसी क्लब में गाना गाती थी। मेरी आवाज के पीछे लोग दीवाने थे। जब मैं गाती थी तो पूरी क्लब तालियों से गूंजता रहता था। राजीव सर, आप यहाँ? हाँ, बड़ी बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम प्रोग्राम खत्म करके आओगी और मैं तुमसे मिल पाऊंगा। कुछ काम था क्या सर मुझसे? अरे, तुम इतनी अच्छी तरह से गाती हो कि पूरा शहर तुम्हारी आवाज का दीवाना बन चुका है। लोग तुम्हारी गाना सुनने के लिए सुबह से क्लब में आकर प्रोग्राम की इंतजार करते हैं। लोगों की जुबान पर बस तुम्हारा ही नाम होता है और आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। इसलिए खुश होकर मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। इतनी महंगी गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी सर? मुझे गाने की तनख्वाह तो मिलती है, तो फिर इतनी महंगी गिफ्ट लाने की वजह जान सकती हूँ क्या मैं? देखो संजना, कभी कभी हमारी क्लब में बड़े खास किस्म के मेहमान आते हैं। तुम्हें उनके सामने बस उनके लिए परफॉर्म करना होगा। लेकिन राजीव सर, आपकी ये खास मेहमान यहाँ क्लब में बैठकर भी तो मेरी गाना सुन सकते हैं। नहीं संजना, ये दरअसल इतने खास किस्म के लोग होते हैं कि लोगों के सामने वो नहीं आते हैं, और ये मेरे इज्जत के सवाल भी तो है ना। आखिर वो लोग कौन हैं जो आम आदमी के बीच आना नहीं चाहते? मुझे एक बार उन लोगों से मिलना पड़ेगा। संजना, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सर, मुझे कब उन लोगों से मिलने जाना है? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है संजना। इस क्लब के ऊपर वाले कमरे में सब कुछ अरेंज किए हुए है। 1 घंटे के बाद तुम वहाँ आ जाना। सर, ये संजना है। मैंने उसे आप लोगों के बारे में सब कुछ बोल दिया है। संजना, ये सब शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन है। तुम्हें उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना होगा। तुम्हें उन्हें जितना खुश करोगी वो तुम्हें उससे कहीं ज्यादा खुश कराएंगे। क्या मतलब? मतलब कि तुम हमारा दिल बहलाओ और हम तुम्हारा। अरे, हमारे आगे एक अच्छा सा गीत गाओ
जैसे हम सबका दिल बहल जाए। उसके बाद संजना उनके सामने गाना गाती है। उनके बीच रहकर उसे ये पता चलती है कि ये सब ड्रग्स माफिया है। वो अपने बिजनेस की थ्रू शहर की हर जगह ड्रग्स सप्लाई करते हैं। ये लोग तो ड्रग्स माफिया हैं। इन लोगों की वजह से ना जाने कितनी मासूमों को हर रोज मौत की सामना करना पड़ता है, कितनी मासूमों की जिंदगी बर्बाद होता है। ये सब नाम के बिजनेसमैन हैं। बिजनेस के नाम पर ये लोग ना जाने कितने गलत काम करते रहते हैं और उनका साथ इस क्लब की ओनर राजीव भी दे रहा है। मैं इन सबको पुलिस के हवाले जरूर करवाऊंगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। ऐसे कहकर संजना पुलिस को फोन लगा रही थी, तब राजीव आकर उससे फोन छीन लेता है। संजना, संजना, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये सब मेरे खास मेहमान है, तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा। लेकिन तुम तो उनके खिलाफ सबूत ढूंढने लगी, पुलिस को फोन करने जा रही थी। हाँ, मैं पुलिस को फोन कर रही थी। तुम्हें क्या लगा था मैं इन जैसे गिरे हुए लोगों का दिल बहलाऊंगी? मैं तुम सबकी असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। तुम सबको सजा दिलवाऊंगी। ड्रग्स के कारोबार के साथ साथ ना जाने कितने गलत काम करते रहते हो तुम लोग। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, सबको हवालात के अंदर करवाऊंगी। तुम यहाँ से जिंदा वापस आओगी तब तो सबके सामने बता पाओगी। राजीव, ये लड़की हमारे लिए खतरा बन चुकी है, उसको अपने रास्ते से हटाना होगा। जो हमारा साथ देगा वो ही जिंदा रहेगा, वरना उसको मौत मिलेगी। इतना कहकर वो लोग संजना को गोली मार देते हैं। मुझे मारने के बाद उन जालिमों ने मेरी लाश को जंगल में दफना दिया। किसी को इस बात की पता भी नहीं चला कि मैं मर चुकी हूँ। तुम मर चुकी हो? कहीं तुम तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगी ना? नहीं राधिका, नहीं। तुम्हें मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। राधिका, अब तुम्हें मेरी जगह पर इस क्लब में गाना गाने के लिए नौकरी मिली है। जिस तरह मुझे राजीव ने फोर्स किया था उसकी खास मेहमानों के सामने परफॉर्म करने के लिए, उस तरह वो तुम्हें भी फोर्स करेगा। अगर तुम उसकी बात मान ली तो तुम उन जालिमों की हवस की शिकार बन जाओगी। नहीं संजना, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे मैं तो तुम्हारी डर की वजह से आज ये नौकरी छोड़ने के लिए रेजिग्नेशन देने आई थी। अब मैं समझी कि यहाँ क्या हो रहा है। अब उनका अगला निशाना मैं ही हूँ। राधिका, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम प्लीज ये नौकरी मत छोड़ना। क्या संजना, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाए, मैं भी उन जालिमों की शिकार बन जाऊं? नहीं राधिका, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारी जरिए पूरी दुनिया के सामने राजीव और उसकी मेहमानों का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। उस ड्रग्स माफिया को उनकी खेल की सजा दिलवाना चाहती हूँ, ताकि वो किसी मासूमों की जिंदगी बर्बाद ना कर पाए। संजना, अब मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। जिस काम को तुम पूरा नहीं कर सकी, अब मैं उसे पूरा करूंगी। राधिका, ये बड़ा खतरनाक खेल है और वो लोग भी बड़े खतरनाक लोग हैं। देखो, उन लोगों ने मुझे मार दिया और किसी को यह भी पता नहीं चला कि मैं मर चुकी हूँ। लोग अब भी ये समझ रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़कर चली गई हूँ। संजना, मैं उनका मुकाबला करूंगी, क्योंकि इस खेल में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ देव भी है। बस राधिका, मैं यही सुनना चाहती थी। मेरी भटकती हुई आत्मा को उस दिन शांति मिलेगा जिस दिन उस पापियों को उनकी किए की सजा मिल पाएगा। तुम आगे बढ़ो राधिका, मैं तुम्हारी साथ हूँ। इतना कहकर संजना की आत्मा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राधिका घर आकर देव को सारी बात बताती है। ये तुम क्या कह रही हो राधिका? ये सच है देव, वो साया नहीं, एक आत्मा है, सिंगर संजना की आत्मा। राधिका, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रही है कि वो आत्मा तुमसे मिली और तुम्हें ये सब बताया। हाँ देव, ये सच है। संजना की आत्मा ने मुझे सब कुछ बताया, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब एक नौकरी नहीं छोड़ूंगी। राधिका, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो तुम कह रही हो वो तुम्हारा ख्वाब तो नहीं है जो तुम सच समझ रही हो? देव, क्या अभी तुम इसे
मेरी बहन समझ रहे हो? अरे तुमने भी तो उसकी साया फोटोग्राफ में देखा था। ये सब तो ठीक है राधिका, लेकिन ये बात हकीकत से कोसों दूर है। कोई इसे सच नहीं मानेगा। देव, देव, यही संजना की आत्मा है। हाँ देव, मैं ही संजना की आत्मा हूँ। मैं कोई बहन नहीं हूँ, मैं सच में हूँ। मैं ही राधिका को मेरी सच्चाई बताई थी। देव, अब तो तुमको यकीन हो गया होगा ना कि मैं सच बोल रही थी। अब तो तुम मेरे साथ दोगे ना? हाँ राधिका, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। उसके अगले दिन शाम को राधिका क्लब में गाना गाने जाती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद होटल की ओनर राजीव उसे मिलता है। राधिका। सर, आप यहाँ? कुछ काम था क्या? राधिका, अब मैं तुम्हें कितनी कामयाबी पर शुक्रिया अदा करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो तुम्हारा हर प्रोग्राम कामयाबी के शिखर छू रहा है। लोग तुम्हारी तारीफों की फूल बरसा रहे हैं। मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें ये बयान नहीं कर सकता। इसलिए खुश होकर मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। बस तुम ये समझ लो कि ये तुम्हारी कामयाबी की एक छोटा सा तोहफा है। सर, ये मेरे लिए है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। ये तोहफा तो तुम जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट के लिए छोटा सा है। तो क्या सर, आपको ये लगता है कि मैं इस तोहफे से ज्यादा पाने की हकदार हूँ? ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तो मैं इस जैसे बहुत कीमती तोहफे और दौलत तुम्हारे कदमों में निछावर कर सकता हूँ। राजीव सर, आप सच बोल रहे हैं या ऐसे ही मुझे ख्वाब दिखा रहे हैं? नहीं राधिका, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। हमारी इस क्लब में बड़े बड़े लोग आते हैं मेरा मेहमान बनकर। अगर उन्हें तुम खुश कर दिया तो वो लोग तुम्हारी कदमों में बेशुमार दौलत न्यौछावर कर सकते हैं। ये क्या बात हुई राजीव सर? आपने तो अभी तक उन लोगों से मुझे मिलवाया ही नहीं है। राधिका, ये लोग बड़े खास किस्म के लोग होते हैं। वो लोग ऐसे किसी से नहीं मिलते। उनसे मिलने के लिए किसी खास मकसद से जाना होता है। बहुत सारी तैयारियां पहले से ही की जाती है। इन लोगों का कुछ अलग ही स्टाइल होता है एंजॉय करने का। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उन लोगों से मिला सकता हूँ। सच राजीव सर? हाँ राधिका, उनके सामने उनके हिसाब से अगर तुम गाना गाओगी तो समझो हम दोनों की लाइफ बन जाएगी। बोलो क्या ख्याल है? राजीव सर, आपने तो मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं। मैं तो बहुत ऊंचा उड़ना चाहती हूँ, आसमान को छूना चाहती हूँ। मुझे एक मौका देकर तो देखिए। दैट्स वंडरफुल। तो चलो अभी मेरे साथ। वो लोग अभी ऊपर वाले कमरे में हैं। सर, पहले आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मुझे थोड़ा सजने संवरने तो दीजिए। वो लोग आपकी बहुत खास मेहमान हैं। आखिर आपकी इज्जत की तो सवाल है ना? वाह वाह, मैं तो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ राधिका। बस एक बार मुझे आप उस महफिल में जाने दीजिए, फिर देखिए मेरा कमाल। अच्छा ठीक, जल्दी आना। बाय। बाय नहीं सर, सी यू बोलिए। हम अभी कुछ देर में मिलने वाले हैं ना? हाँ हाँ, सी यू। अरे आओ आओ राजीव, कब तक हमें इस तरह बिठाओगे? हमारा दिल बहलाने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, वो अब कुछ समय में आने वाली है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सर, ये राधिका है। और राधिका, ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बताया था। हाँ सर, इन लोगों से मिलने के लिए मैं कितनी बेताब थी कि कब मैं उनसे मिलूंगी और कब उनका अच्छी तरह से खातिरदारी करूंगी। खातिरदारी? अरे वाह राजीव, तुमने तो इस बार हमारा दिल खुश कर दिया इस लड़की को यहाँ हमारे पास लाकर। ऐसे तुम हमारे कैसे खातिरदारी करोगी? खातिरदारी? मैं तुम लोगों की ऐसी खातिरदारी करूंगी कि तुम लोगों की रूह कांप जाएंगे। मैं तुम लोगों को ऐसा मौत दूंगी कि तुम्हारी आत्मा फिर से इस धरती पर जन्म लेने के लिए 100 बार सोचेगा। ये लड़की, ये किस तरह की बात कर रही हो? तुम नहीं जानती कि हम लोग कौन है? मैं तुम सबको अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम सब शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन हो। बड़ा नाम है तुम लोगों का इस शहर में। बहुत इज्जत कमाई है तुम लोगों ने इस शहर में। लेकिन बेचारे लोगों को क्या पता कि तुम लोग बिजनेस के नाम पर गैर कानूनी धंधे करते हो, ड्रग्स सप्लाई करते हो, कितने मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ करते हो। ये लड़की, तुम्हें सब के बारे में कैसे जानती हो? अरे मैं तो तुम लोगों के बारे में और भी बहुत कुछ जानती हूँ कि किस तरह तुम लोगों ने संजना नाम के एक सिंगर को बड़ी बेरहमी से मार डाला
और उसकी लाश को जंगल में दफना दिया और किसी को इस बारे में कानों कान खबर नहीं हुई। तुम संजना के बारे में कैसे जानती हो? बोलो, वरना हम भी तुम्हें उस संजना के पास पहुंचा देंगे। इतना कहकर राजीव और उसके दोस्त बंदूक दिखाते हैं। तुम लोग फिर से मुझे मारना चाहते हो? एक बार मारकर तुम लोगों की जी नहीं भरा। संजना, तुम तो मर चुकी थी ना? हाँ, मैं मर चुकी हूँ और तुम लोगों ने मुझे मारा था। क्यों? मैं सच कह रही हूँ ना? हाँ, तुम सच कह रही हो। हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। तुम्हें छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? तुम लोगों ने मुझे छोड़ा था। सच्चाई जानने के बाद मैंने तुम लोगों का विरोध किया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मार डाला। मैं सच कह रही हूँ ना? हाँ, तुम सच कह रही हो। हमें छोड़ दो संजना। तुम कहोगी तो हम सब अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन प्लीज तुम हम सबको छोड़ दो, जाने दो हमें। हम मानते हैं कि हम सब ड्रग्स माफिया है। हम सब कितने मासूमों के जान से मार दिया है। हमने तुम्हारे भी जान लिया है। हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन तुम हमें छोड़ दो। नहीं, तुम लोगों की असली जगह मौत है, मौत। ऐसे कहकर संजना उस जगह पर आग लगा देती है। राजीव और उसकी एक दोस्त जल जाते हैं। तब पुलिस वहां पहुंचती है और बाकी 2 मुजरिमों को पकड़ कर ले जाती है। थैंक यू देव और राधिका। आज तुम दोनों के वजह से पुलिस को इन जालिमों के खिलाफ सबूत मिल पाया है। थैंक यू सर। संजना, अब तुम खुश हो ना? हाँ राधिका, मैं बहुत खुश हूँ। उन जालिमों को उनकी किए की सजा मिल गई। पुलिस को उनके खिलाफ सबूत मिल गए। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। देव, राधिका, मैं तुम दोनों की कैसी शुक्रिया अदा करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और साथ रहो। मैं अब चलती हूँ, मेरी जाने का समय हो गया है। हाय दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। बाय।